हेलो, मैं डॉक्टर श्रुति गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएस कॉलेज बीकानेर, म्यूज़िक वोकल डिपार्टमेंट से। आज का हम सेशन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इससे पहले का जो आपका सेशन था, वीडियो था, मैंने जो डाला है बीए पार्ट 3 के लिए, वो पेपर सेकंड का है। आज हम उसी के आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसको आगे करने से पहले मैं बता दूं, टॉपिक का नाम था अपना राग वर्गीकरण। आप सबने देखा होगा और पढ़ा होगा। तो उसके आगे का हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वर्गीकरण के बारे में आपसे और ब्रीफ कर देती हूँ। राग वर्गीकरण जो शब्द हमने इसमें दिया है, राग वर्गीकरण का अर्थ किसी भी विषय, किसी कला या किसी वस्तु आदि की जब विभिन्न प्रकार से अधिकता हो जाती है, तब उसके सुव्यवस्थित अध्ययन या जानकारी के लिए उनके अलग अलग वर्ग बना दिए जाते हैं जो उनकी पहचान कराते हैं। इसी को वर्गीकरण की संज्ञा दी है। वर्गीकरण का भिन्न भिन्न विद्वानों ने समय समय पर रागों का विभिन्न ढंग से इन्होंने वर्गीकरण किया है रागों का, जिनका हमने अपने कोर्स के, अपने सिलेबस के हिसाब से हमने यहाँ 4 भाग बांटे हैं जो आपके सिलेबस में बताए हैं। ग्राम राग, देशी राग वर्गीकरण, दूसरा राग रागनी वर्गीकरण, और तीसरा मेल और थाट वर्गीकरण, और चौथा रागांग राग वर्गीकरण। ये 4 जो वर्गीकरण है वो हमारे सिलेबस में है, जिसमें हमने आपको ग्राम राग और देशी राग के बारे में पहले वाले वीडियो में बताए हैं। आज हम जो बताने जा रहे हैं राग रागनी वर्गीकरण, मेल थाट वर्गीकरण और रागांग राग वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम राग रागनी वर्गीकरण के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। यूँ तो राग रागनी वर्गीकरण को मध्यकालीन संगीत की उपज माना जाता है, किंतु उनके अनेक विद्वान के अनुसार शारंगदेव अर्थात 13वीं शताब्दी से पूर्व ही राग और रागनी के वर्गीकरण हो चुके थे, जिसमें कि राग और रागनियों के अलावा उनके पुत्रवधू आदि के रूप में रागों के पारिवारिक वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब है कि उनको पारिवारिक रूप से राग और रागनियों का वर्गीकरण किया गया था। इस वर्गीकरण के अंतर्गत अतएव राग रागनी वर्गीकरण को मध्यकालीन वर्गीकरण माना जाता है। राग और रागनी ये जो दोनों शब्द हैं वो, जैसा कि नाम से ही विदित है, पुरुष और स्त्रीवाचक हैं, क्योंकि गंभीरता, विशालता और पुरुषत्व आदि जो भाव होते हैं वो पुरुष को समझा जाता है, और चंचलता, कोमलता और मृदुता जैसे जो प्रतीकात्मक भाव का नाम स्त्री के हिसाब से होता है। ऐसा माना जाता है कि संभवतः इन्हीं कठोर और कोमल भावों के आधार पर रागों के स्वर साम्य और स्वरूप साम्य के आधार पर विद्वानों ने राग रागनी वर्गीकरण जो किया है, और आगे चलकर रागों की संख्या में वृद्धि होती चली जाने के कारण राग रागनी के अतिरिक्त उनके पुत्रवधू और नपुंसक रागों के वर्ग तैयार करके राग और रागनी को पारिवारिक रूप से वर्गीकृत किया। मध्यकाल में राग रागनी जो वर्गीकरण पर्याप्त मात्रा में प्रचलित हो गया था, उस समय कठोर या खड़े स्वरों के रागों को पुरुष वर्ग में लिया गया,
जैसे कि हम देखते हैं मालकोस का जो स्वभाव है, मारवा का जो स्वभाव है, भैरव राग का जो स्वभाव है, और इनसे जो मिलते हुए कोमल और मृदु स्वर वाले रागों को रागनियों का दर्जा दिया गया, जैसे कि भैरवी और गुजरी आदि राग। राग रागनी का जो वर्गीकरण है वो भारतीय संगीत की मौलिक देन रही है। आज भी जो पुराने शिलालेखों और चित्रों में हम राग रागनियों के चित्र देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि राग रागनी के हिसाब से जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। इसी कारण यह जो वर्गीकरण वो बहुत प्रचलित हुआ और लोगों को पसंद आया। इसलिए इस वर्गीकरण के संबंध में विद्वानों के अनेक मत प्रचार में आए, जिसमें से कुछ लोगों ने तो 5 राग और उनकी 30 रागनियों का विवरण किया। तो विद्वानों के मतानुसार 6 राग और उनकी 36 रानियां प्रचार में आईं। उन सभी मतों में 4 मत अधिक प्रसिद्ध हुए, जिनमें से शिव मत अथवा सोमेश्वर मत, दूसरा कृष्ण मत अथवा कल्लीनाथ मत, तीसरा भरत मत और चौथा की हनुमत मत। ये 4 जो मत हैं, इन चारों मतों में कुछ राग समान थे, जैसे कि श्री, बसंत, मेघ, मालकोस और भैरव आदि। तो यहाँ हम सबसे पहले शिव मत के बारे में बताते हैं। इस मत के अंतर्गत 6 तो राग थे और उनकी 36 रानियां थीं। 6 राग कौन से थे? एक तो था श्री राग, बसंत राग, तीसरा भैरव, चौथा पंचम राग, पांचवा मेघ राग और छठा वृहन्नट राग। इन 6 रागों की 36 रानियां थीं। दूसरा मत आता है कृष्ण मत, यानी कि कल्लीनाथ मत के अनुसार 6 राग और उनकी 36 रानियां थीं, जिसमें जो राग थे वे थे श्री राग, बसंत राग, पंचम राग, मेघ राग, नर नारायण राग और भैरव राग। जो दोनों मत थे उनमें 6 राग थे और उनकी 36 रानियां इस तरह से बताई गई हैं। अब आता है तीसरा, भरत मत के अनुसार 6 राग थे, किंतु उनकी जो रानियां थी वो 30 थी। 6 राग में जो प्रमुख राग थे वे हैं श्री राग, मेघ राग, भैरव, हिंडोल, दीपक और 6th है मालकोस। अब चौथा मत जो आता है वो हनुमत मत। इसमें भी 6 राग थी और उनकी 30 रागनियाँ। 6 राग जो थे प्रमुख वो हैं श्री राग, मेघ राग, भैरव राग, हिंडोल राग, दीपक और कौशिकी राग। इस तरह से इन चारों मत में 6 राग ही माने गए, लेकिन शिव और जो कृष्ण मत है उसमें रागनियों की जो संख्या बताई गई है वो 36 बताई गई है। और इस तरह से इन चारों ये जो मत बताए गए ये प्रमुख मत माने गए हैं। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ये भी देखने में आया, क्योंकि इसमें भी इस वर्गीकरण में भी दोष दिखाई देने लगा, कुछ ना कुछ परेशानियां आने लगी, क्योंकि राग और रागनियाँ ना तो स्वर साम्य, उनमें स्वर साम्य रहा और ना ही स्वरूप साम्य। इसलिए इस वर्गीकरण में भी दोष दिखाई देने लगा। अतएव 6 राग और 36 रानियों के इस वर्गीकरण को भी अमान्य कर दिया गया, क्योंकि बिना खोज या बिना समझ के किसी भी राग को पुरुष, किसी को पुत्र या पुत्र वधू के रूप में रागनी मानने के
पीछे कोई ठोस आधार दिखाई नहीं दिया। मध्यकालीन राग रागनी वर्गीकरण के बाद मेल राग वर्गीकरण या थाट राग वर्गीकरण की प्रणाली आई, जिसमें दक्षिण भारतीय जो संगीत था वहाँ पे जो वर्गीकरण था उसमें उसको मेल कहा गया और उत्तरी संगीत में उसे थाट नाम दिया गया, यानी कि मेल या थाट राग वर्गीकरण। मेल राग वर्गीकरण वस्तुतः प्राचीन मूर्छना पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। जो स्थान मूर्छना पद्धति में मूर्छना का था वही स्थान मध्य युग में मेल या संस्थान या थाट को दिया। जैसे कि मूर्छना क्रम युक्ता सप्त स्वराह के अनुसार 7 स्वरों का क्रमानुसार प्रयोग मूर्छना है, जिससे कि जातियाँ उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार मेल या थाट है। मेल है स्वर समूह स्यात् राग व्यंजक शक्तिमान, 7 स्वरों का वह समूह जिससे रंजक राग उत्पन्न होते हैं, मेल या थाट कहलाते हैं। ऐसी इसकी परिभाषा है। थाट में भी 7 स्वरों का क्रमानुसार प्रयोग होता है। ये हमने फर्स्ट ईयर की क्लास में, सेकेंड ईयर की क्लास में हम सभी बच्चों को ये पता होता है कि थाट किसे कहते हैं, तथा रंजक रागों की उत्पत्ति कारक होता है। अतः मेल राग वर्गीकरण प्रचलित हुआ। यहाँ पर हमने मेल पद्धति की जो विशेषताएं बताई गई हैं वो आप लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं। उसके बाद हम ले रहे हैं रागांग राग वर्गीकरण। रागांग राग वर्गीकरण मध्यकाल में राग रागनी वर्गीकरण और फिर उसके बाद मेल राग वर्गीकरण। इसके अंतर्गत तत्कालीन प्रचलित सारी रागों का वर्गीकरण कर लिया गया। लेकिन संगीत कोई गणित विद्या नहीं है जिसमें एक ही नियम हमेशा माननीय हो, क्योंकि उसमें सौंदर्य होना आवश्यक है। तो कुछ राग ऐसे भी प्रचार में आए जो कि संगीत की राग रागनी वर्गीकरण के अंतर्गत और ना ही थाट राग वर्गीकरण के अंतर्गत आए। तो वो लेकिन सुनने में बड़े मधुर थे और आकर्षण उनमें था। इसलिए इस प्रकार के जो मिश्रित रागों के लिए रागांग वर्गीकरण की रचना की गई। रागांग शब्द की व्याख्या हम इस तरह से करते हैं, राग प्लस अंग। रागांग का अभिप्राय है वह मुख्य या विशिष्ट राग जिसके अंगभूत स्वर समूह के मिश्रण से नवीन रागों की कल्पना करना। अर्थात ये नवीन राग किसी राग विशेष के स्वरों से बनाए जाने के कारण मिश्रित राग कहलाए। रागांग रागों की रचना 2 प्रकार से की गई। ये जो आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, पहला है अ। थाट या मेल के मुख्य या आश्रय रागों के मुख्य स्वरों या रागवाचक स्वरों द्वारा किसी अन्य राग को अस्तित्व प्रदान करना, जैसे कि हो गए भैरव, तोड़ी और कल्याण आदि रागों। इनके विशेष स्वर जो समुदाय हैं उनके चलन के द्वारा नवीन रागों की रचना करना। भैरव राग के स्वरों के मिश्रण से बने हुए कुछ जो राग हैं जैसे कि आनंद भैरव, बंगाल भैरव आदि। इसी तरह की तोड़ी राग के जो हैं जैसे कोमल रे ध तथा रे ग रे सा कोमल जैसे स्वरों के द्वारा बनाए गए राग, जैसे कि हैं बिलास खानी तोड़ी, मियाँ की तोड़ी आदि।
इनमें रागों के रागांग के इनके जो राग होते हैं उनको रागांग के राग कहा गया। अच्छा, दूसरे चरण जो दूसरे प्रकार के जो रागांग वाले राग थे हैं जिनमें कुछ प्रसिद्ध रागों के स्वर समुदायों का मिश्रण करके उन्हें नवीनता प्रदान की गई है, जैसे कि हुई मल्हार राग, सारंग राग, कान्हड़ा राग, रागों के मूल स्वरों से बने हुए राग, सूर मल्हार, रामदासी मल्हार, गौड़ मल्हार आदि। सारंग राग के स्वरों से बनाए गए राग मियाँ मल्हार, मदमा सारंग, शुद्ध सारंग आदि। इस प्रकार कान्हड़ा के जो विशिष्ट स्वर समुदाय के मिश्रण से जो बने हैं राग वो है अड़ाना, नायकी कान्हड़ा, सूहा कान्हड़ा, कैशिकी कान्हड़ा आदि। इस प्रकार से रागांग राग किसी राग विशेष की मुख्य स्वर संगीतियों से बनाए गए नवीन राग हैं। रागांग वर्गीकरण आधुनिक समझा नहीं जा सकता। 13वीं शताब्दी के पंडित शारंग देव के संगीत रत्नाकर में रागांग रागों के विवरण प्राप्त होते हैं। भैरव, मेघ, श्री, नारायण आदि 20 रागांग रागों का उल्लेख मिलता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जो शुद्ध राग, छायालग राग और संकीर्ण जो 3 रागों का नाम हमने पहले देखा है, उन रागों की व्यवस्था रागांग रागों के आधार पर रही होगी, ऐसी मान्यता है। शुद्ध स्वरूप वाले जो राग थे वे शुद्ध शुद्ध कहलाए, और जो 2 रागों के स्वरों की जिसमें छाया दिखाई देती थी वो छायालग कहलाए, और जिसमें 2 से अधिक रागों के मिश्रण से जो राग बनाए गए उनको संकीर्ण राग कहते थे। अतएव शुद्ध राग, छायालग और संकीर्ण राग वस्तुतः रागांग रागों के आधार पर ही बनाए गए। रागांग राग कुछ तो प्रमुख रागों के स्वरूपों के मिश्रण से बनाए जाते हैं, तो कुछ रागों के चलन के अनुसार बनाए जाते हैं, जैसे कि बिलासखानी तोड़ी। यह राग भैरवी थाट के उत्पन्न होने पर भी चूंकि तोड़ी अंग से गाया बजाया जाता है, अतएव बिलासखानी तोड़ी व तोड़ी का रागांग राग है। कुछ राग प्रसिद्ध रागों के स्वर संगीतियों से बनाए जाते हैं, जैसे कि मल्हार अंग के, सारंग अंग के और कान्हड़ा अंग के राग हैं। सारंग अंग, मल्हार अंग और कान्हड़ा अंग ये तीनों एक दूसरे से संबंधित अंग हैं, यानी कि तीनों रागों में एक दूसरे का मिश्रण है। सबसे पहले हम यहाँ जो स्लाइड दिखा रहे हैं उसमें सारंग अंग के रागों की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। उसमें से कुछ मुख्य बातें आपको मैं ब्रीफ कर देती हूँ। जैसे कि सारंग अंग के जो राग हैं उसमें गंधार और निषाद जो होते हैं वो कोमल होना चाहिए, और वो उसके अंतर्गत काफी थाट के जो राग होते हैं वो आते हैं, जैसे कि उसमें ग और निषाद का कोमल होना आवश्यक है, किंतु इन 7 स्वरों में से गंधार और दैवत स्वरों को वर्जित करके सा, रे, म, प, नी इस औड़व स्वरूप को सारंग अंग की संज्ञा दी है। आरोह में शुद्ध निषाद, अवरोह में कोमल निषाद। और काफी थाट के रागों का जो समय है वो रात्रि के 10 बजे और दिन में 10 बजे के बाद माना जाता है। सारंग अंग के सभी प्रकार का समय लगभग दिन के दोपहर में माना जाता है। और इसके अलावा इस अंग के रागों में गंधार और धैवत इन 2 स्वरों को वर्जित माना गया है। यदि किसी सारंग अंग के राग में इन स्वरों का प्रयोग होता भी है तो वह बहुत कम उसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मियाँ की सारंग
ये सारंग अंग का राग है। इसमें धैवत का जो प्रयोग होता है वो कभी कभी किया जाता है। इसके अलावा इस अंग के रागों में रे स्वर जो होता है वो बहुत प्रबल होता है, इसलिए रे पर इस पे न्यास किया जाता है। उतना ही अंग ये सारंग अंग प्रकट होता है। इसके अलावा इस अंग के जो राग हैं उसमें रे और पंचम के साथ मध्यम का बहुत होता है, और इन रागों में म रे और प रे की जो संगति होती है वह विशेष रूप से होती है, और उसमें अवरोह में कोमल निषाद के साथ पंचम की जो स्वर संगति होती है वो इस तरह से नी के नीचे आड़ी लकीर जो आपको दिखाई जा रही है वो इसको दर्शा रहा है, नी के साथ पंचम। और उसके बाद इस अंग के स्वरों का जो प्रयोग मल्हार अंग के रागों में भी किया जाता है। इसके अलावा हमें वृंदावनी सारंग को सारंग अंग का जो मूल राग कहना दिखाई देता है। इस तरह से हमने यहाँ जो सारंग की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं उनको आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताया है। इसमें जो प्रचार में जो राग हैं उनमें से है वृंदावनी सारंग, मियाकी सारंग, मदमास सारंग और शुद्ध सारंग। ये बहुत ही प्रचलित राग हैं जो कि सारंग अंग के अंतर्गत आती हैं। मल्हार अंग के रागों के लिए ऐसा कहा जाता है कि इनका गायन वादन जो होता है वो वर्षा ऋतु में किया जाता है, अर्थात मल्हार जो है वर्षाकालीन राग है। यहाँ हमने स्लाइड में मल्हार के कुछ विशेषताओं को वर्णन किया है जो आपके सामने स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अब हम कान्हड़ा अंग के राग यहाँ उनके विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। कान्हड़ा के बारे में हम अब आपको बताते हैं। कान्हड़ा जो है वो कर्नाट नाम से पहचाना जाता था। इसके बारे में अनेक प्रकार का विवरण संगीत ग्रंथों में प्राप्त है। कान्हड़ा की विशेषताएं आपके सामने इस स्लाइड में दिखाई जा रही हैं, जैसे कि कान्हड़ा जो राग अधिकतर आसावरी थाट और काफी थाट इन दोनों थाटों के अंतर्गत आते हैं। जो राग आसावरी से उत्पन्न होते हैं जैसे कि दरबारी कान्हड़ा, अड़ाना, कैशिकी कान्हड़ा आदि, इन रागों में अपने थाट के अनुसार गंधार, धैवत और निषाद ये 3 स्वर कोमल प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा और अनेकों विशेषता हैं जो आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रही हैं। इस तरह से हमने सारंग, मल्हार और कान्हड़ा ये 3 प्रकार आपके सामने प्रस्तुत किए। धन्यवाद।